खम्मम में राहुल गांधी की सभा उम्मीद से ज्यादा सफल होने के बाद तेलंगाना कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। अब कांग्रेस नेताओं का ध्यान कोल्हापुर सभा पर केंद्रित है। तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने इस बैठक को सम्मानपूर्वक लिया। इस विधानसभा में बड़ी संख्या में लोगों के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के मद्देनजर यह सभा प्राथमिकता बन गई है। कोल्हापुर सभा के प्रबंधन को लेकर कांग्रेस नेताओं की मोइनाबाद के एक रिजॉर्ट में बैठक हुई। बैठक का नेतृत्व वरिष्ठ नेता मल्लू रवि ने किया। इस बैठक में जूपल्ली कृष्ण राव, एमएससी दामोदर रेड्डी, वंशीचंद रेड्डी, गुरुनाथ रेड्डी, वंशी कृष्ण और अन्य ने भाग लिया। 20 जुलाई के बाद कांग्रेस कोल्हापुर में बैठक करेगी। खबर है कि आज की बैठक में इस बैठक को बड़े पैमाने पर आयोजित करने पर चर्चा हुई। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा कोल्हापुर विधानसभा आएगी। इस पृष्ठभूमि में तेलंगाना कांग्रेस के नेता कोल्हापुर सभा को शानदार सफलता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में तेलंगाना बीजेपी कुछ झटकों से गुजर रही है। बंटी संजय का अध्यक्ष पद खोना, इटेला मामला, कोमिटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी की भविष्य की गतिविधियां शामिल है। इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद आए और राज्य नेताओं के साथ बैठक की। उनमें से कुछ नेताओं अलग से मिले। कुल मिलाकर नड्डा ने उनसे साफ कर दिया कि पार्टी में अनुशासन सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि बाकी सभी मामलों को किनारे रख देना चाहिए और हर किसी का लक्ष्य अगले चुनाव में बीजेपी को जिताना होना चाहिए। नड्डा ने सख्त लहज में चेतावनी दी है कि राज्य में भाजपा के आंतरिक मामलों पर पहले जैसी बहस नहीं हुई है और राष्ट्रीय नेतृत्व इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने सलाह दी कि पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता अब नियम रूप से तेलंगाना का दौरा करेंगे और राज्य को नेताओं को भी अनुशासित रहना चाहिए। जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि वह एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालने वाले दूर रहें और अगर दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए तो कार्रवाई सख्त हो जाएगी। कांग्रेस नेता प्रकाश राव गौड़ ने आषाढ़ महीने में लक्षर बोनालू के अवसर पर मेट्टागुड़ा डिवीजन में वरंगट्टी देवी माता के मंदिर का दौरा किया। इस अवसर पर देवी की विशेष पूजा अर्चना की गई। उन्होंने मेट्टागुड़ा तारनाका सीताफल मंडी डिवीजनों में देवी की एक मंदिर का दौरा किया और पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। प्रकाश राव गौड़ ने कहा कि मां की कृपा सभी लोगों पर बनी रहे। इस कार्यक्रम में अभिषेक, रवि कुमार, अरुण कुमार, नागलुरु श्रीनिवास, श्रीशैलम यादव, एनएसयूआई हर्षा और पिंटू ने भाग लिया। मंत्री केटीआर ने एक बार फिर ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पिछले उपचुनाव में बीजेपी ने जमकर पैसा खर्च किया था। उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी विधायक ने खुलेआम कहा था कि उपचुनाव में 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। केटीआर ने सवाल किया कि जब बीजेपी विधायक खुलेआम बोल रहे हैं तो ईसीआई, ईडी और आईटी क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के तौर पर ईडी और आईटी का हमला करने वाले अब वे संगठन कहाँ हैं? मंत्री केटीआर ने सवाल किया कि क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर बीजेपी को कोई नोटिस जारी किया जाएगा? जांच करे। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर ने पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को झटका दिया है। वह चंद्रशेखर के घर गए और उनसे मिलकर काम करने को कहा। जब इटेला से दोबारा पूछा गया कि क्या उन्हें विश्वास है कि बीजेपी राज्य में सत्ता में आएगी, तो ऐसा लगता है कि इटेला चुप रहे। इसके अलावा खबर है कि चंद्रशेखर ने इटेला से कहा कि आइए कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने कहा कि बुजुर्गों की सेवा करना कोई साधारण बात नहीं। राज्यपाल ने आरके फाउंडेशन द्वारा इस दिशा में दी जा रही सेवाएं सराहनीय है। आरके फाउंडेशन की 15वीं वर्षगांठ समारोह क्लासिक गार्डन सिकंदराबाद छावनी में आयोजित किया गया। राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। डॉक्टर रामकृष्ण मदर टेरेसा ने एक गैर लाभकारी घर की स्थापना और बुजुर्गों की सेवा की। उन्होंने कहा कि ऐसे भी मामले हैं जहां कोरोना जैसी विकट परिस्थितियों में अपने बच्चों ने अपने माता पिता को सड़कों पर छोड़ दिया और ऐसे मामलों में भी जिन बुजुर्गों के पास कोई सबूत नहीं है उन तक पहुंचना और उन्हें चिकित्सा सेवा प्रदान करना कोई आम बात नहीं है। युवा डॉक्टर रामकृष्ण ने कहा कि आज के समय में जब मेडिकल की पढ़ाई करने वालों को कमाई की प्राथमिकता दी जाती है, ऐसे में इस तरह के सेवा कार्यक्रम चलाना वास्तव में दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि सीएम कप के जरिए महान खिलाड़ी सामने आए। मंत्री ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने का उद्देश्य देश को पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उपलब्ध कराना है। खुलासा हुआ है कि ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने टेबल टेनिस खिलाड़ियों को बधाई दी। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद में अपने कैंप कार्यालय में टेबल टेनिस खिलाड़ियों को सम्मानित किया। राष्ट्रीय टेबल टेनिस रैंकिंग 4 से 9 जून तक आयोजित की गई थी। साथ ही 22 से 25 जून तक राज्य स्तरीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट अंडर 11 और 13 में उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन कर पदकें जीते। मंत्री ने कहा कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद खेलों का विकास के लिए सरकार प्रोत्साहन देगी। खेल के बुनियाद ढांचे के निर्माण के एक हिस्से के रूप में राज्य भर के लगभग 17,500 गांवों में खेले परिसरों का निर्माण किया गया है।
और ग्रामीण एथलीटों को प्रोत्साहित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है और 80% से अधिक खेल मैदानों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि वह इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के वरंगल दौरे के दौरान जिले को कोई फंड दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वरंगल दौरे के दौरान मोदी राजनीतिक आलोचना तक ही सीमित रहे। उन्होंने कहा कि वरंगल जिले के लोग दशकों से काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे इस बात से नाराज थे कि मोदी ने रेलवे वैगन उद्योग की आधारशिला रखी थी। पल्ला ने रेलवे कोच फैक्ट्री को गुजरात ले जाने की आलोचना की। बीजेपी नेता कीर्ति रेड्डी ने कहा कि जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यालय स्थापित किया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी की पत्नी काव्या रेड्डी ने जुबली हिल्स रोड नंबर 65 पर स्थापित कार्यालय का उद्घाटन किया। काव्या रेड्डी ने कहा कि कीर्ति रेड्डी, जो अब तक सामाजिक सेवा कार्यक्रमों में अग्रणी रही, निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सराहनीय है। उन्होंने कहा है कि जो नेता कहते हैं कि वे जनता के लिए काम कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे हैं। इस संदर्भ में कीर्ति रेड्डी ने कहा कि उनका कार्यालय सभी लोगों को अपनी समस्या बताने सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि वे जनता के माध्यम से सामने आई समस्याओं से संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराएंगे और उनके समाधान के लिए प्रयासरत करेंगे। रंगारेड्डी जिले के पटनचेरू मंडल के रुद्रारम गांव के कई लोग बीआरएस पार्टी में शामिल हुए हैं। नव चैतन्य यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष मन्य नवीन के नेतृत्व में युवाओं का एक समूह विधायक गुड्डेम महिपाल रेड्डी की उपस्थिति में बीआरएस पार्टी में शामिल हुआ। विधायक जेएमआर ने कहा कि वह बीआरएस के नेतृत्व में निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे विकास को देखकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मलकपेट में हाई कोर्ट के वकील रापोलू भास्कर के घर पर पुलिस ने छापा मारा। महबूबाबाद जिला गुडूर पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक और पुलिस कर्मियों ने वकील के घर में मौजूद एनआरआई पुरी सुभाष रेड्डी को जबरन ले जाने का उत्साह दिखाया। वकील रापोलू भास्कर ने कहा कि एक स्थानीय रियल्टर और एक रिजर्व इंस्पेक्टर ने गुडूर में एक एनआरआई की 5 एकड़ जमीन खरीदने की साजिश की। उन्होंने कहा कि उन्हें कई बार थाने बुलाया गया और एनआरआई को धमकाया गया। अंत में रियल्टर की शिकायत के अनुसार यह समझाया गया कि एनआई पर अवैध रूप से धारा 120B, 116 और 109 के तहत मामला दर्ज किया गया है और परेशानी पैदा कर रहा है। इस आदेश में बताया गया कि गुडूर पुलिस ने 41 CRPC नोटिस जारी किए बिना वकील को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर छापा मारा। सब अधिवक्ता ने एनआरआई को परेशान करने वाली पुलिस से सवाल किया तो पुलिस उल्टे पांव लौट गई। अधिवक्ता ने खुलासा किया कि वह डीजीपी समेत हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराएंगे। दुबई में घर खरीदना है? क्या आप दुबई में अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं? यह एक अच्छा समय है। आप 20 लाख रुपए से शुरू होने वाले निवेश के साथ अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं। इस संबंध में हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित हयात पैलेस होटल में एक प्रॉपर्टी शो आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन रेमैक्स और एस्टेट्स इंफ्रा ने मिलकर किया। इस अवसर पर प्रबंधन ने कहा कि उन्हें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित बिल्डरों के साथ साझेदारी स्थापित की है। वैसे तो दुबई में कई रियल एस्टेट कंपनियां हैं, लेकिन रीमैक्स और एस्ट्रा इंफ्रा ने अपनी विशिष्टता दिखाई है। ये संगठन 50 साल का इतिहास और 110 देशों में मौजूदगी का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि वे खरीदना, बेचना, निवेश करना और लोगों की मदद करने में माहिर हैं। हैदराबाद में अपने फ्रेंचाइजी कार्यालय के उद्घाटन के साथ वे अपनी सेवाओं को और विस्तार करेंगे और अपने ग्राहकों को असाधारण रियल एस्टेट समाधान प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से पूरे तेलंगाना में बारिश हुई है। हैदराबाद के साथ साथ कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने घोषणा की है कि अगले 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने स्पष्ट किया है कि इस महीने की 13 तारीख तक राज्य में बड़े पैमाने पर बारिश होगी। 12 और 13 जुलाई को कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के पश्चिमी हिस्सों में राज्य से कम ऊंचाई वाली हवाएं आ रही है। इनके प्रभाव से प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम बारिश होने की बातें सामने आई है। सिकंदराबाद के पालिका बाजार में धमाका सेल की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस दुकान में भारी धुआं भर गया। दुकानदारों ने कपड़े और अन्य सामान बाहर निकाल लिए। टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी के मद्देनजर एक व्यापारी द्वारा दुकान के सामने 2 बाउंसर नियुक्त करने की खबर पीटीआई के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। पीटीआई ने कहा कि यह खबर आखिरकार झूठ है। ऐसी जानकारी प्रसारित करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। यह उजागर हो चुका है कि हम सत्य को स्थापित करने में असफल रहे। पीटीआई ने कहा कि उस दुकान के मालिक की पहचान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में की गई है और कहा कि उसकी मंशा संदिग्ध है। स्पष्ट है कि इस बार समाचारों के उच्च मानकों पर खरा उतरने में चूक हुई। ट्वीट तुरंत डिलीट कर दिया गया। उसने ट्वीट किया कि वह उच्च मूल्यों के साथ निष्पक्ष समाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में टमाटर की कीमतों आसमान छू रही है। प्रति किलो कीमत 160 रुपये से ऊपर है।
इसे लेकर विपक्ष दल चिंतित है। इसी क्रम में पीटीआई ने खबर दी है कि यूपी के वाराणसी में एक दुकान मालिक ने अपनी टमाटर की दुकान के सामने ग्राहकों को नियंत्रित करने के लिए 2 बाउंसर को काम पर रखा है। स्पष्ट किया कि मालिक ने कहा कि चोर दुकान से टमाटर ले जा रहे थे। यह प्रस्तावित करने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि गलत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में देरी होने वाली है। इसरो ने पहले ही कहा था कि चंद्रयान 3 को 13 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन हाल ही में यह खुलासा हुआ है कि रॉकेट को एक दिन देरी से 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि देरी के कारण उल्लेख नहीं किया गया। यह मिशन चंद्रमा पर रोवर उतारने का भारत का तीसरा प्रयास है। इस मिशन के तहत इसरो वैज्ञानिकों ने बुधवार को चंद्रयान 3 के अंतरिक्ष यान को LVM-3P4 रॉकेट से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे वाहन लिंक भवन में रॉकेट के शीर्ष पर 3900 किलोग्राम का पेलोड रखा गया था। उपग्रह का निर्माण बेंगलुरु के UR सैटेलाइट सेंटर में किया गया और शारा लाया गया, जहां यह सैटेलाइट प्रिपरेशन बिल्डिंग में लैंडर और रोवर प्रिपरेशन मॉडल से जोड़ा गया। उपग्रह लगभग 3,84,000 किलोमीटर की यात्रा करेगा और चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में पहुंचेगा। इसरो ने कहा कि इसके बाद यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक निर्दिष्ट स्थान पर उतरेगा। इसरो ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की खोज के उद्देश्य से 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, जहां अब तक कोई नहीं पहुंच सका है। हालांकि यह वर्तमान में चंद्रमा की सफलतापूर्वक परिक्रमा कर रहा है। इसी पृष्ठभूमि में चंद्रयान 2 की खामियों को दूर कर इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं। चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था। यह सफल रहा और चंद्रमा की सतह पर पानी के निशान का पता चला। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक अपना अंतरिक्ष यान उतार सके हैं। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला 4था देश बनने के लिए तैयार है। ताज़ा हालत में अगर लॉन्च सफल रहा तो इसरो इतिहास रच देगा।